नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। विधानसभा चुनाव 2013 में आपका स्वागत है। उम्मीदवारों की लिस्टें निकल गई है। मोटे तौर पर यह ट्रेंड निकला है कि छटनी की कितनी ही कवायद हो, आखिर में 2-3 नेता ही टिकट तय कराते हैं। कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवार तय करने में जीत हार की कसौटी निर्णायक साबित हुई है। अरविंद केजरीवाल ने बहुत पहले जनता के बीच बहस कराकर उम्मीदवार तय किए। आपत्ति व विरोध देखकर उन्हें बदला भी। ऐसा लंबा पारदर्शी तरीका कांग्रेस और भाजपा ने नहीं अपनाया। आला 2-4 नेताओं की समझ, पसंद नापसंद और गुटबाजी से ही उम्मीदवार तय हुए हैं। सचमुच कांग्रेस और भाजपा में उम्मीदवार तय करने का ढर्रा पुराना ही। आज इस पर बातचीत है, लेकिन यह चर्चा बाद में होगी। उससे पहले देखी जाए कुछ चुनावी कानाफूसी। मुजफ्फरनगर में शांति बहाल होने के बाद कांग्रेस नेताओं ने संतोष की सांस ली थी, लेकिन वहां दोबारा सांप्रदायिक तनाव होने और जाट महापंचायतों से कांग्रेस नेताओं की नींद उड़ी है। उसके नेता दोबारा शुरू हुई हिंसा के असर का आकलन कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि इस दंगे का असर राजस्थान और दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर हो सकता है। राजस्थान में जाट अमूमन कांग्रेस को वोट देते हैं और उसी के जाट उम्मीदवार जीतते भी रहे हैं, लेकिन इस बार यह समीकरण बदलने का अंदाजा लगाया जा रहा है। लेकिन भले कांग्रेस का कोई इससे संबंध न हो, लेकिन मुजफ्फरनगर दंगों के बाद बरसों से जाट मुस्लिम समीकरण टूटा है। इस समीकरण के टूटने का ज्यादा असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होगा, लेकिन राजस्थान और दिल्ली में भी इसका असर होगा। हरियाणा में अभी चुनाव नहीं है, लेकिन वहां भी इसका असर होने का अनुमान लगाया जा रहा है। कांग्रेस के अपने नेताओं का मानना है कि भाजपा में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाने के बाद मुसलमान कांग्रेस के साथ एकजुट होंगे। इसकी वजह से जाटों में कांग्रेस से दूरी बढ़ सकती है। इस चिंता में कांग्रेस ने केंद्रीय नौकरियों में जाटों को आरक्षण देने की योजना आगे बढ़ाई है। बहुत जल्दी सरकार केंद्रीय नौकरियों में निर्धारित ओबीसी कोटे में जाटों को आरक्षण दे सकती है। मध्य प्रदेश के राजनीतिक जानकार कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह और भाजपा की उपाध्यक्ष उमा भारती को एक तराजू में रखकर तौल रहे थे। बताया जा रहा था कि दोनों पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश की राजनीति में हाशिए पर चले गए हैं, लेकिन राघवगढ़ के राजा ने टिकट बंटवारे में अपनी ताकत दिखाकर बताया है कि प्रदेश की कांग्रेस राजनीति में उनकी हैसियत पर अभी बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया। लेकिन उमा भारती ऐसा नहीं कर सकी। दिग्विजय सिंह ने राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी की तरह अपने को हाईलाइट से अलग रखा और प्रचार में पीछे रहे। वे राहुल की रैलियों में दूसरी कतार में बैठे, लेकिन टिकट बंटवारे में उन्होंने बहुत सावधानी से अपने समर्थकों को आगे किया। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने समर्थकों को 3 हिस्सों में बांट दिया। कुछ लोगों की पैरवी उन्होंने खुद ही की और कुछ लोगों की सूची प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया और विधायक दल के नेता अजय सिंह से दिलवाई। इस रणनीति से दिग्विजय सिंह की तिकड़ी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ की जोड़ी से ज्यादा टिकट हासिल कर लिए। दूसरी तरफ उमा भारती की टिकट बांटने में नहीं चली, यहाँ तक कि उनके कई करीबी समर्थकों को भी टिकट नहीं मिले। उसके बाद उनके 3 लोग देवेंद्र पटेल, रामगोपाल राजपूत और दिनेश अहिरवार ये कहते हुए कांग्रेस में शामिल हो गए हैं कि भाजपा में उनकी नेता उमा भारती की ही पूछ नहीं है तो उनको कौन पूछेगा। खुद उमा भारती ने कहा कि उनके साथ सिर्फ वही लोग हैं जो भारतीय जनशक्ति में उनके साथ थे, बाकी सब शिवराज के हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस माओवादी हमले में मारे गए अपने नेताओं के नाम पर सहानुभूति हासिल करने की राजनीति कर रही है, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी चुनाव अभियान समिति के संयोजक अजीत जोगी के विरोध की राजनीति कर रही है। कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकारों का मानना है कि उन्होंने माओवादी हमले में मारे गए कांग्रेस नेताओं के परिजनों को टिकट दिया है, इसलिए उनके प्रति सहानुभूति होगी और बस्तर के इलाके में कांग्रेस का प्रदर्शन सुधरेगा। कांग्रेस के नेता इस उम्मीद में है कि बस्तर में थोड़ी सी परफॉर्मेंस सुधर जाए तो वे बाजी मार लेंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की रणनीति अजीत जोगी का चेहरा दिखाने की है। भाजपा नेता प्रचार कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो वह अजीत जोगी को मुख्यमंत्री बनाएगी। भाजपा प्रभारी जेपी नड्डा ने पिछले दिनों कहा कि कांग्रेस इस बात को क्यों छिपा रही है कि उसने जोगी पर दांव लगाया है। एक रणनीति के तहत भाजपा ने जोगी के नाम का प्रचार किया है। इससे लोगों को पार्टी के नेता जोगी राज की बातें याद दिलवा रहे हैं और साथ ही वोटों के ध्रुवीकरण की भी राजनीति हो रही है। भाजपा को उम्मीद है कि विवादों में रहे जोगी परिवार का नाम उछालने से उसको फायदा होगा। अब विधानसभा चुनाव का माहौल बनाने और बताने वाली इन सुर्खियों पर गौर करें। इंदौर को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता चिंता में हैं। वहां उसके दोनों दिग्गज नेताओं में सुलह नहीं हो पा रही है। सांसद सुमित्रा महाजन और विधायक व उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का झगड़ा निपटाने की बड़ी कोशिश हुई है, लेकिन सफलता नहीं मिली है। अगर दोनों ने वहां एक दूसरे के खिलाफ काम किया तो पार्टी को मुश्किल होगी। यह मुश्किल इसलिए बढ़ गई है क्योंकि कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह अपने करीबियों को टिकट दिलवाने में कामयाब रहे हैं। वे इस इलाके में मेहनत भी काफी करेंगे।
कांग्रेस पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों के साथ साथ केंद्रीय मंत्रियों को प्रचार में झोंका है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने सामाजिक कल्याण के लिए जो बिल पास किए हैं उनके बारे में उस विभाग के मंत्री लोगों को बताएंगे। खाद्य सुरक्षा के बारे में सोनिया व राहुल गांधी खुद बता रहे हैं, लेकिन भूमि अधिग्रहण के बारे में जयराम रमेश प्रचार करेंगे। और वन अधिकार विधेयक के बारे में प्रचार के लिए कांग्रेस ने आदिवासी नेता वी किशोर चंद देव को चुना है। कांग्रेस नेताओं ने छत्तीसगढ़ में ऐसी गड़बड़ कर दी जिससे माओवादी हमले में मारे गए प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल के बेटे उमेश के लिए मुश्किल हो सकती है। कांग्रेस ने पटेल के बेटे को टिकट दे दिया, लेकिन उनके समर्थकों की अनदेखी कर दी। उनके सबसे करीबी नेताओं में माने जाने वाले विवेक वाजपेयी, नितिन त्रिवेदी, अजय शुक्ला, शिव सिंह, चौलेश्वर चंद्राकर आदि नेताओं को टिकट नहीं मिली। माना जा रहा है कि इस मामले में प्रदेश कांग्रेस के सभी गुटों की एक राय थी। मतदान के समय धांधली और बूथ लूटने की बात पुरानी हो गई है, लेकिन अब भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में पहलवानों के जरिए धांधली होती है और पार्टियां उनकी मदद लेती हैं। इसलिए चुनाव आयोग दिल्ली में यमुना के किनारे चलने वाले और आसपास के इलाकों में कई अखाड़ों पर नजर रख रही है। मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए पहलवानों का इस्तेमाल न हो, इसकी खास तैयारी हुई है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद चुनावी खुलासा होगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस और भाजपा की उम्मीदवार लिस्ट देखें तो नतीजा निकलेगा कि खोदा पाड़ निकली चुहिया। पुराने चेहरे रिपीट हुए। एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भाजपा ने कम टिकट काटे तो कांग्रेस ने अजीत जोगी के खेमे को महत्व दिया। जाहिर है प्रदेश स्तर के नेताओं के दबदबे में ही उम्मीदवार तय होने का सिलसिला जस का तस है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये चुनावी खुलासा। इसको अरविंद केजरीवाल की राजनीति का असर कह सकते हैं कि कांग्रेस और भाजपा ने टिकट बांटने का एक फार्मूला बनाया। सैद्धांतिक रूप से तय किया कि दागी छवि वाले नेताओं को टिकट नहीं देनी है। नेताओं के रिश्तेदारों को भी टिकट देने के बारे में एक फार्मूला बना। दोनों पार्टियों की छटनी समितियों, पर्यवेक्षकों, प्रदेश चुनाव समितियों आदि ने बड़ी मेहनत की, लेकिन अभी तक दोनों पार्टियों में उम्मीदवारों की जो सूची आई है उसे देखकर लगता है कि टिकट पारंपरिक तरीके से ही बटे हैं और प्रदेशों के कद्दावर नेताओं की मर्जी से ही उम्मीदवार चुने गए हैं। मिसाल के तौर पर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में सहानुभूति वोट लेने के लिए माओवादी हमले में मारे गए तमाम नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट दिए। एक परिवार में कई लोगों को टिकट दी गई और 16 ऐसे उम्मीदवार उतारे गए जो किसी न किसी राजनीतिक परिवार से आते हैं। सारे बड़े नेताओं जोगी, शुक्ला, वोरा, पटेल, कर्मा आदि के बेटे भाइयों को टिकट मिली। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को टिकट बंटवारे में तरजीह दी गई तो बाकी नेताओं को भी संतुष्ट करने की कोशिश हुई। मध्य प्रदेश में भी एकाध नेताओं को छोड़कर सबके रिश्तेदारों को टिकट दी गई और यहाँ तक कि बाहर से आए नेताओं को भी टिकट देने में परहेज नहीं किया गया। आपराधिक मुकदमे वाले नेताओं को भी टिकट दी गई। इसी तरह भाजपा ने विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की भारी रिपोर्ट के बावजूद सिर्फ 12 विधायकों की टिकट काटी और जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर टिकट दिया। रमन सिंह और संघ के सौदान सिंह ने सारी टिकटें तय कराई। ऐसे ही मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारे का आधार यह रहा कि किस दावेदार की पैरवी कौन कर रहा है। कांग्रेस में दिग्विजय सिंह ने अपने करीबी नेताओं कांतिलाल भूरिया और अजय सिंह के साथ मिलकर अपने समर्थकों के लिए दबाव बनाया तो चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ के साथ मिलकर अपने करीबियों को टिकट दिलाए। भाजपा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने अपनी मर्जी से उम्मीदवारों की छटनी की और प्रदेश के प्रभारी अनंत कुमार ने उस पर सहमति की मुहर लगाई। राजस्थान में भी दोनों पार्टियों की टिकटें इसी तरह तय हुई हैं। कांग्रेस आलाकमान ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राष्ट्रीय महासचिव सीपी जोशी के बीच संतुलन बनाया। यहां तक कि सदस्य नहीं होने के बावजूद सीपी जोशी को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में बुलाया गया। सारे फार्मूलों के बावजूद दिग्गज नेताओं ने जो कहा उसी हिसाब से टिकटें तय हुई हैं। भाजपा में सब कुछ प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे के हिसाब से तय हुआ। प्रदेश के प्रभारी कप्तान सिंह सोलंकी और केंद्रीय नेता इस प्रक्रिया से दूर ही रहे। कुल मिलाकर भाजपा और कांग्रेस ने एक प्रक्रिया और फार्मूला तय किया, लेकिन उस पर अमल नहीं हो पाया। दिल्ली में सिर्फ अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी रही जिसने तय फार्मूले के हिसाब से टिकटें बांटी। अब इसी मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप श्रीवास्तव से बात करेंगे। प्रदीप जी, भाजपा और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवारों की लिस्ट लगभग आ चुकी है। इन दोनों पार्टियों ने जिस तरह उम्मीदवार चयन करने का जो काम किया और जैसी स्क्रीनिंग जैसी छटनी हुई, क्या लगता है कि कुछ नए अंदाज में ये काम हुआ या ढर्रा पुराना आप मानते हैं? नहीं, अब की बार कुछ नए अंदाज में काम हुआ। देखिए, कोई भी टिकट के बंटवारे में या उम्मीदवारों को तय करने में दोनों नेशनल पार्टियां, दोनों पार्टी के प्रेशर अलग अलग हैं। उनको 3 तरह के प्रेशर, मुझे लगता है 3 तरह के प्रेशर हैं। एक तो पहला तो वो जो आपके जो MLA रह चुके हैं
उनके टिकट को दोबारा दिया जाए चाहे नहीं, क्योंकि उसमें कई की छवि खराब हो जाती है और कईयों के एंटी इनकम्बेंसी वाला माहौल बहुत का नाराजगी होती है जनता के साथ। तो जैसे राजस्थान में भी कांग्रेस छटनी कर रही है और एमपी में बीजेपी भी कर रही है, तो उस हिसाब से उनको ये देखना पड़ता है। फिर ये डर रहता है कि कहीं वो उनका आप टिकट काटे, वो बागी होके आपका वोट ना काटे, आपके जो बेस वोट है उसको ना बर्बाद करें। तो एक प्रेशर ये रहता है। दूसरा प्रेशर ये रहता है कि अब जब कॉन्टेस्ट होता है, मुझे लगता है तीनों चारों स्टेट में जो है वो कॉन्टेस्ट है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। तो चुनाव कितनी सीटों पर कब्जा किया जाए, ये केंद्रीय नेतृत्व पे बड़ा भार रहता है। तीसरा चीज ये होता है कि स्थानीय जो नेता होते हैं या वो गुटों में जो रहते हैं, वो अपने अपने समर्थकों को चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा टिकट मिले, चाहे वो उनके भाई भतीजेवाद के जरिए हो, चाहे अपने समर्थक के जरिए हो। तो ये तीनों प्रेशर के बीच टिकट तय करना होता है, और जो दोनों के लिए जो है वो बहुत कठिन परिस्थिति हो जाती है। नहीं, लेकिन ये कि दोनों पार्टियों में भले, और दोनों पार्टियों के मुख्यमंत्री या जो प्रमुख नेता है, भले शिवराज सिंह चौहान हो, रमन सिंह हो या राहुल गांधी इधर कांग्रेस में हो, सबने पैरामीटर तय किए हुए थे कि जिसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है वो भले मौजूदा विधायक हो उनके कटे, या ये जो पिछली बार बहुत भारी अंतर से आ रहे वो है उनके टिकट कटे, जो जिनकी इमेज खराब हो। इस बार दागी वाली बहुत बड़ी कसौटी रही। ये तीनों चारे बातें, इन सब पे ध्यान हुआ, लेकिन अंत नतीजा तो ये लग रहा है कि नहीं, जैसे तैसे मतलब जीतने वाले पे फोकस आया मामला। हाँ, लेकिन कुछ दिन पहले हमसे इत्तेफाक की बात है, कुछ दिन पहले कांग्रेस चयन समिति के एक चेयरमैन से बात हुई थी मेरी। तो ये हुआ था कि राहुल गांधी जो क्राइटेरिया अपना रहे हैं, उस क्राइटेरिया को लेकर लिस्ट रोकी गई है। फैसला हो गया था 70%, यहाँ तक कि सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने भी कर दिया था, लेकिन रोके हुए थे लिस्ट, क्योंकि 3-4 कैंडिडेट जो उस मापदंड पे नहीं है। एक बाद में उन्होंने कहा देखिए हमको इलेक्शन जीतना भी तो है, अगर हम मापदंड को मतलब जो कसौटी है इलेक्शन जीतने का, और इलेक्शन जीतना है और इलेक्शन यही जीत सकता है, ये मामला जो है ये वहां के लोकल नेता, मुख्यमंत्री या नेता विपक्ष या जो भी, वही ज्यादा तय करवाते हैं, ज्यादातर वही तय की है। देखिए दोनों कांग्रेस बीजेपी में दोनों में थोड़ा अंतर रहा है, इसलिए भी टिकटों के बंटवारे में इतना जो माथापच्ची या जो काफी तूफान मचा, वहां ऐसा नहीं था कि शिवराज सिंह चौहान को अकेले सौंप दिया गया। उसमें नरेंद्र सिंह तोमर का भी प्रदेश अध्यक्ष वो भी था। फिर राजस्थान में संगठन मंत्री जो हैं कप्तान सिंह, कप्तान सिंह सोलंकी, उनका वसुंधरा राजे दोनों की, और इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी रमन सिंह के साथ। अब की बार ये रहा बीजेपी के टिकट बंटवारे में, ये भी रहा कि संघ ने भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं हस्तक्षेप किया है। संघ भी चाहता था अपने अपने कैंडिडेट, उनके जो मतलब संघ ने ज्यादा ठोक बजा के काम किया है, और इधर राहुल गांधी के यहाँ राहुल गांधी के जो पैरामीटर है उस पर वहां ज्यादा काम हुआ। तो इसलिए आप मतलब हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं कि जिससे न चाहे जिसको जीतने वाला उम्मीदवार समझा उसको देगा, लेकिन क्राइटेरिया किसी भी पार्टी के लिए, पॉलिटिकल पार्टी के लिए, ये क्राइटेरिया तो प्राथमिकता तो रहेगी कि वो जीतने वाले उम्मीदवार को ज्यादा से ज्यादा टिकट दे। नहीं, लेकिन जीतने वाले एक तरफ जनता की तरफ से ये प्रेशर है, या बाकी जो माहौल ये बना हुआ है कि दागी है उसको टिकट नहीं मिलना चाहिए, उस दबाव को एक तरह से दोनों पार्टियों ने झेल लिया कि नहीं चलेगा मामला। मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों ने बहुत हद तक कोशिश की कि दागी उम्मीदवार ना दे, जो अभी लिस्ट आई उसको देख के भी, उसको देख के भी, और अभी जो लिस्ट बची है उसका एक रीजन ये भी है दोनों पार्टियों के लिए, क्योंकि अभी भी वो चाह रहे हैं कि इलेक्शन में ये एजेंडा ना बने कि साहब आपने नहीं, और आप इसके पहले इतना सब बात करते थे कि साहब हम दागे नहीं देंगे, ये क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया है, फिर अध्यादेश वाला नहीं, लेकिन एक आपके अनुसार जो राहुल गांधी की जो इच्छा, जो सब सोच के हिसाब से कि भाई युवाओं को देंगे, महिलाओं को सोनिया गांधी देना चाहती थी, दागी नहीं हो, ये कुछ इसमें कुछ बात कुछ भी नहीं बन पा रहा है। ये 100% नहीं हुआ, 60-70% तक वो इत्तेफाक से इसलिए भी हो गया होगा कि वो कैंडिडेट जीतने वाले होंगे और अच्छे छवि वाले होंगे। जी प्रदीप जी, अब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बातचीत जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। भाजपा और कांग्रेस चुनाव घोषणा से पहले संकल्प लेते हैं कि उम्मीदवार चयन में कमी नहीं रखी जाएगी, तमाम तरह की सख्त कसौटियां तय होती है, पर लिस्ट ढाक के 3 पात वाली बनती है। अब इसी पर आगे और बात करते हैं। प्रदीप जी, ये नहीं लगता खास तौर पे छत्तीसगढ़ के लगभग पूरे जो कैंडिडेट जो ऐलान हुए उसके बाद कि कुल मिला के मामला
एंटी इनकम्बेंसी के चलते ज्यादा उम्मीदवारों को फिर भी टिकट नहीं करते। अजीत जोगी कुछ भी हो, अजीत जोगी अपनी चलाई ले गए। दोनों पार्टियों में जस का तस माहौल ज्यादा रहने का मतलब यही है कि कितनी कुछ कोशिश करें, फैसला स्थानीय स्तर पर स्थानीय मजबूरियों में ही होगा। देखिए, स्थानीय नेता या जो जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही है प्रदेश में पार्टी, उसको दो चीजें देखनी पड़ती है। एक तो देखना पड़ता है कि अगर हमारी पार्टी सरकार में आया, इनके नेतृत्व में सरकार बनी, तो उनपे हमेशा जो है वो जो दूसरा गुट है, विरोधी गुट है, वो ना आवे हो, तो उनके समर्थकों को ज्यादा से ज्यादा तवज्जो कि आप अपनी टीम खुद बनाइए और जिम्मेदारी भी आपकी कि आप जिताएंगे। छत्तीसगढ़ का मामला अलग है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस इस समय नेतृत्वहीन है। अजीत जोगी दूसरी तरह से प्रेशर डाले हुए थे, लेकिन उनको मना लिया गया। वो चाहते थे वो सीएम के कैंडिडेट घोषित मना लिया, उनकी पत्नी और उनके बेटे और दोनों को टिकट मिला। और दो चार समर्थकों पे वो 2 महीने, जो मुझे जानकारी 2-3 महीने पहले राहुल और अजीत जोगी की 1-to-1 मीटिंग हुई थी, उसमें इसे फैसला ले लिया गया था। और जहां तक अब सवाल है, जैसे शिवराज सिंह चौहान है, तो राजस्थान आप देखेंगे कि एमपी में बीजेपी के जो जितने कैंडिडेट थे वो सत्ता में थे, उनकी छवि पे, एंटी इनकम्बेंसी पे ज्यादा फर्क है। अगर आप विपक्ष में हैं तो आपके खिलाफ उतने आरोप नहीं लगे हैं भ्रष्टाचार के। अब जैसे राजस्थान में इसी तरह फंसे हैं गहलोत। हाँ, तो मतलब ये आखिरी जब लिस्ट आएगी, जब पूरे सारे कैंडिडेट घोषणा हो जाएगी, तो उसमें फिर पूरा फिगर जो है, क्योंकि दोनों में इस पे बहुत गंभीरता से विचार हो रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ उसमें अपवाद हुआ। छत्तीसगढ़ में वैसा नहीं कटा, क्योंकि शायद विधानसभा भी छोटी होने, छत्तीसगढ़ में विधानसभा छोटी है। दूसरे रमन सिंह के विधायकों पे 2-4 को छोड़ के उतना कोई आरोप नहीं लगे थे जितना कि आप एमपी में देखे और राजस्थान में देखे। राजस्थान में 13 मंत्रियों के खिलाफ काफी आरोप थे, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एकदम हाशिए पे थी पिछले चुनाव में, तो उसके लिए कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो उतना बड़ी चीज नहीं थी, तो इसलिए वहां पे इस चीज को क्राइटेरिया नहीं। पर इन तीनों राज्यों के, और तीनों राज्यों में दोनों भाजपा और कांग्रेस के जो आप जिसे फैसले हुए उम्मीदवार, उस मुकाबले में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और आपकी पार्टी ने जिस तरह उम्मीदवारों को पहले घोषणा की, जो फर्क उन्होंने बताया कि हम उम्मीदवार इस तरह सेलेक्ट करते हैं, क्या ये दूसरी पार्टियों के लिए सबक नहीं है, या मतलब इस बात को लोग गौर कर रहे हैं? देखिए, राजनीति में आप ये सोचिए कि एकदम नैतिकता से, स्वच्छता से कोई चीज हो सकता है, तो नेशनल पार्टियों की अपनी मजबूरी है। अरविंद केजरीवाल की कोई पार्टी नहीं, अरविंद केजरीवाल एक संगठन बना रहे हैं, उसको भी खड़ा कर रहे हैं। उनके पास कैंडिडेट कहां से होंगे जब पार्टी नहीं है? तो किसी XYZ को जेंटलमैन, पर वो नहीं, फिर भी वो कायदे के उम्मीदवार खड़े करें, पैसे वाले को नहीं करें, दागी नहीं करें, अपने आप में ये तो बहुत बड़ी बात है। 65 उम्मीदवार खड़े किए, और फिर 2-4 के खिलाफ जो था उनको वापस भी लिया, वापस लिया उन्होंने, पहले अनाउंस किया और सबसे राय मंगवाई कि भाई आप राय दीजिए, फीडबैक दीजिए इन पे। ये क्यों नहीं कांग्रेस और भाजपा ऐसा क्यों नहीं कर सकती? वो इसलिए नहीं कर सकती है कि जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है वो कोई भी दांव खेल सकता है, लेकिन जिसके पास खोने और पाने के लिए दांव पे लगा हुआ, सीधी है और आना लड़ाई सत्ता की सामने, वो नैतिक वो रिस्क को जो है, या आप देखिएगा दोनों की लिस्ट में बीजेपी के और कांग्रेस के दोनों में 2-4 कंट्रोवर्शियल दागी लोग होंगे, निश्चित तौर पे होंगे, जबकि अरविंद केजरीवाल ऐसी कोई दागी पे नहीं कर पर उसके इसलिए कि वो शायद आजमा रहा है। और अगर अरविंद केजरीवाल 2-4 कैंडिडेट भी जिताने में सफल हो गया तो इंडियन पॉलिटिक्स में, नहीं मतलब अगर वो ज्यादा जीत जाए तो लगेगा कि बाकी पार्टियों को फिर उसी हिसाब से सिलेक्शन करना पड़ेगा। वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल इंडियन पॉलिटिक्स में या चुनावी पॉलिटिक्स में जो है अरविंद केजरीवाल पेश करेंगे। आप बहुत नहीं, मगर 2-4 कैंडिडेट भी जिता देते हैं, तो वो एक चुनावी राजनीति के लिए ये एक तरह से जनता का मूड पता चलेगा कि जनता ये चाहती है। उस नाते इन 4 विधानसभाओं के अंदर जो दिल्ली में जो ये प्रयोग हो रहा है अरविंद केजरीवाल का, वो बाकी तीनों के या देश की राजनीति के लिए उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया कैसी हो, ये एक निर्णायक बनेगा। निश्चित तौर पर दिल्ली का इलेक्शन जो है, दिल्ली में अभी तक माना जा रहा था 1 महीने पहले तक कि शीला दीक्षित ले जाएंगे, चौथी बार बना ले जाएंगे, लेकिन केजरीवाल ने 2 चीज की है जी। एक तो वो जो प्रयोग कर रहे हैं वो प्रयोग पर सबकी निगाह है, जिससे कैंपेनिंग करना है, जिससे कैंडिडेट का चुनाव कर रहे हैं, कैंडिडेट उन्होंने खड़ा किया, जनता से राय लेके, जनता से उस पर ओपिनियन लेके, उस पर सबकी निगाह है। दूसरी चीज, उनके इस प्रयोग से बीजेपी और कांग्रेस दोनों सत्ते में है। हाँ। उनको ऐसा नहीं कि उसको नकार रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये प्रयोग बहुत भारी पड़ रहा है, भारी पड़ सकता है, उसी पे रहेगा काफी कुछ बाकी पार्टियों के लिए आगे ये बहुत बड़ी कसौटी हो जाएगी। जी प्रदीप जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।